नमस्ते साथियों। आज समता मार्ग का ऑनलाइन पोर्टल पे उसकी आज चर्चा का विषय रखा गया है, बालासोर रेलवे हादसा की जो प्रक्रिया है उसको समझने की दिशा में। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रसून लतान जी। नमस्कार प्रसून लतान जी, आपने हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं नलिन रंजन जी, विशेषज्ञ, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस रेलवे घटना के बारे में काफी विस्तार से लिखा है और तकनीकी खामियों से लेकर राजनीति में करने वाले लोगों को भी उन्होंने कटघरे में लाया है कि कैसी ये तकनीकी भूल नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, खासकर रेलवे की सुरक्षा की दिशा में। तो मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत नलिन जी से ही करना चाहूंगा कि ये जो रेलवे हादसा है, जिसको कि 10 साल का सबसे बड़ा रेलवे हादसा माना जा रहा है और लगभग 300 से ज्यादा जाने अभी तक जा चुकी है और 1000 के करीबन लोग भर्ती है, लेकिन इतनी बड़ी हादसा के पीछे किसी न किसी की जिम्मेदारी जरूर होगी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां बिना जिम्मेदारी की सरकार का चलना, सरकार से बिना जिम्मेदारी या सवाल पूछे हम नहीं रह सकते हैं। तो इतनी बड़ी हादसा का जिम्मेदारी किसको दिया जाए, इसमें कहाँ भूल हुई? तो इस प्रश्न पे आपका मैं जवाब जानना चाहूंगा, फिर हम प्रसून लतान जी के साथ संवाद करेंगे। जी नलिन जी। देखिए, ये बड़ा हादसा है, इसलिए ये नेशनल न्यूज बना। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक फुल पेज रिपोर्ट बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि कितने एक्सीडेंट्स पिछले 3 महीने में 7 एक्सीडेंट्स हुए हैं। पिछले एक साल में 22-23 साल में 48 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। सम स्मॉल, सम मीडियम साइज और कुछ बड़े लेवल में। ठीक है, लार्ज स्केल डेथ्स की बात वो तो 2016 में कानपुर के हुआ था, वो इसी सरकार के अंदर में। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ जनरल मैनेजर को ट्रांसफर कर दिया और कुछ नीचे वाले इंजीनियर्स को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। वो सस्पेंशन का क्या हुआ, उससे कोई सबक नहीं मिलता है। अभी देखिए, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के तुरंत बाद मंत्री ने कहा हमको पता चल गया क्या कारण है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन की बात नहीं हुई। कन्वीनियंटली रेलवे बोर्ड ने कह दिया अभी एक सीबीआई इंक्वायरी कोई टाइम बाउंड नहीं। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 3 साल लगेगा, and entire media, people, government, everyone will move to the another calamity, another incident, another election, something, and everything will move under the carpet. that is the reason हमारे देश में कोई तरह की अकाउंटेबिलिटी किसी चीज के लिए नहीं है। छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा चीज हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मंत्री क्यों रिजाइन करेंगे? ठीक है, मंत्री रिजाइन नहीं करेंगे। Who will bear the responsibility for the death of 300 people? इसके कोई जवाब नहीं। ये इसीलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोई फोकस अकाउंटेबिलिटी पे नहीं है। गवर्नमेंट का इंटायर फोकस इवेंट मैनेजमेंट में है। कैसे इवेंट मैनेज, वंदे भारत ट्रेन
चलाना है। इतना स्पीड, अब तो 6 घंटा लगता था, अभी 4 घंटा लगेगा, 4.5 घंटा लगेगा। एंड सारे वंदे भारत तो प्रधानमंत्री खुद जाकर के इनॉग्रेट करेंगे, क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट होगा, देश के सामने रहेगा। देखिए हमारा प्रधानमंत्री कितना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि हम नए ट्रेन शुरू कर रहे हैं, उससे स्पीड बढ़ा रहे हैं। और बीच में ये भी एक चला, ये मंत्री पिछले जो रेलवे मंत्री, उनका भी एक एम्फोसिस रहा, हम पंक्चुअलिटी लाते हैं। ठीक है, पंक्चुअलिटी तो अच्छी बात है, स्पीड भी अच्छी बात है, नए ट्रेन भी अच्छी बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सेफ्टी ऑफ रेल ट्रैवलर्स। कभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर अब इतने वंदे भारत ट्रेन इनॉग्रेट किए, इतनी बातें कही, इतने ट्रेन बनेगा, इतने कोच बन रहे हैं, इतने जगह से चीजें आ रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने कहा कि हमने रेलवे सेफ्टी के बारे में क्या है? कवच जो की बात आई कि रेल कवच होगा, कि द रेल प्रोटेक्शन। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ for the protection of the railway employee. What happened? And apparently, 1,000 crore rupee had been assigned. Not a rupee has been spent for this, for creating this protection mechanism. ये इस देश का दुर्दशा है, ये सरकार का दुर्दशा है कि वो बुलेट ट्रेन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट होगा। बुलेट ट्रेन का क्या दुर्दशा चाइना में है, उससे सीख नहीं लेना है, ना जापान टेक्नोलॉजी लेना है, बट जापान का बुलेट ट्रेन, बट जापान से ये टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए था कि कैसे 100% फुल प्रूफ रेल सिस्टम चलता है। जापान के रिकॉर्ड में एक्सीडेंट्स आर रेयर रिस्क ऑफ रेयर इंसिडेंट। एंड वो टेक्नोलॉजी तो पहले अडॉप्ट करना था, लेकिन वो वाला कोई टेक्नोलॉजी नहीं लिया, उन्होंने केवल बुलेट ट्रेन का शुरू किया, सो दैट एक इवेंट मैनेजमेंट होगा, बॉम्बे से अहमदाबाद हम 2 घंटे में चले। यही इवेंट मैनेजमेंट के चलते हमारा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एंड उसी के चलते इस देश में ये दुर्दशा हो रहा है। जी बहुत धन्यवाद नलिन जी। आपने देखा, आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया। ये जो इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है, मात्र 2% ट्रेन में ये जो कवच योजना की बात की, सेफ्टी की बात की, पूरे 98% ट्रेन जो भारतवर्ष में चलती है वहां कवच का सिस्टम नहीं है, वहां सेफ्टी की बात नहीं है। सिर्फ 2% ट्रेन को सेफ करके, और उसको ऐसा बताया गया, ऐसा प्रचारित किया गया कि भारत की जो ट्रेन है उसकी कायाकल्प हो रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये जो 75 साल पूरे होने पर 75 बुलेट ट्रेन तो अभी दूर है, वंदे भारत चलाने की जो बात हुई है, उसको स्पीड बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किए और तत्काल लागू कर दिया गया है। और पूरा का पूरा एक रिस्क भी देखा गया है वेस्टर्न घाट रेलवे, जहां बारिश ज्यादा होती है, उन सब क्षेत्रों में। तो ये एक सुरक्षा का तो सवाल है ही, लेकिन किस तरह से ये जो प्रलोभन की राजनीति की जाती है और लोगों से सुरक्षा के नाम पर जो भाड़े की बढ़ोतरी हुई है, पिछले 70-75 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर रेलवे की भाड़े में हुई है तो तत्कालीन सरकार में हुई है। और 10 साल के सबसे बड़े रेलवे हादसे का श्रेय भी इस सरकार को जाता है। तो हम देख रहे हैं एक द्वंद्व कि भाड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा दिनों दिन घटते जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास 2 ट्रेन एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ उलट गया। तो कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा का जो सवाल है वो ऐसा सवाल है जिसका सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, और उसके बदले प्रधानमंत्री का रेल घटना स्थल पर पहुंचना
और रेलवे मंत्री का 36 घंटे काम करने की जो जिस तरह से प्रसारित किया गया है, मीडिया सवाल नहीं करती है कि इस 200 से 300 से करीब जाने गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। और सवाल न मीडिया के तरफ से होता है और जनता तक तो वो सवाल पहुंचेगा भी। बहरहाल मैं प्रसून लतान जी से समझने की कोशिश करूंगा इसमें जिस तरह से मीडिया की भूमिका रही। कुछ मीडिया तो इसको सांप्रदायिक रंग में भी रंगने का प्रयास किया, जिसमें उस इस्कॉन टेम्पल को मस्जिद बताया गया और वो जो मैनेजर था रेलवे का, उसका मुस्लिम नाम से जो है वो एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई इस घटना का फायदा उठाकर। तो मैं मीडिया की जो भूमिका रही है उस पे प्रसून लतान का विचार जानूंगा। जी प्रसून जी। मीडिया की भूमिका सिर्फ रेलवे हादसे में ही नहीं बल्कि पिछले 9 सालों में मीडिया ने जो भूमिका निभाई है उससे लोगों की जो समझ है वह मतलब यह लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे कि नैतिकता नाम की अब कोई चीज नहीं है। पहले तो लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना पर तुरंत त्याग पत्र देते थे और यह बताते थे कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, लेकिन आज तो कोई इस्तीफा नहीं। यहाँ तो हर चाहे वह दुख वाला मामला हो चाहे सुख वाला मामला हो, सिर्फ उस पर राजनीति करनी है, सिर्फ उस पे लोगों की समझ को वैसे एक रेल मंत्री का भी अपना एक व्यक्तित्व होता था, लोगों को लगता था कि हमारे देश के रेल मंत्री ये हैं। अब तो पता भी नहीं चलता, लोगों को याद भी नहीं रहता कि कोई रेल मंत्री भी है, क्योंकि अब रेल मंत्री हैं वो अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। ये तो अब पता चल रहा है जब दुर्घटना हुई, नहीं तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि रेल का वंदे भारत रेल का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने जाते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कोई रेल मंत्री भी है और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और मैं यह देखता हूं कि रेल में बहुत सारी तकनीकी का विकास हुआ, बहुत सारी स्पीड वाली ट्रेनें शुरू हुई, लेकिन आप हर काम, कई राजनीति में ये भी हो रहा है कि भाई अब लोगों को कुछ नहीं करना है, सब कुछ मंत्री ही करेंगे, सब कुछ राजनीति वाले ही करेंगे, सब कुछ सरकार ही करेंगे। पहले हिमाचल में पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां जो है लोग खुद बनाते थे, इसके लिए वो इंतजार नहीं करते थे कि कोई सरकार आकर सीढ़ियां बनाएंगी। अब सरकार चुनाव में आती है, राजनीतिक पार्टियां, वो कहती है तुम्हें स्कूल बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हें धर्मशाला बनाने की क्या जरूरत है, ये सब मैं करूंगा, तुम मुझे वोट दे दो, तुम मुझे सत्ता में ला दो। और जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर उनको इतनी संवेदनशीलता भी नहीं होती कि जो वादा मैं करके आया हूं उसे पूरा भी करना है। तो इसलिए देश में ये दुर्घटना, अब कहीं पुल गिरा वहां गुजरात में तो वहां कुछ नहीं बोले, वहीं अगर बंगाल में पुल गिरा तो कहा कि ये तो ममता बनर्जी ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उसका ये नतीजा है। तो लोगों को यह भी बताने की कोशिश नहीं करते, वो तो सब कुछ भगवान पे ही रख देते हैं, बजरंगबली पे कर देते हैं। तो जिस देश में जिम्मेदारी जो है इस तरह से भटकाई जाती है, उस देश में लोग भी जागरूक नहीं हो पाते, लोग भी उसी तरह से सोचने लगते हैं। अब जैसे रेल हादसा हुआ है वहां पे, तो किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो ये पूरे देश को लगता है कि नहीं सरकार गंभीर है, लेकिन यहाँ होता है कि नहीं नहीं, ये तो इसमें किसका दोष है, राजनीति के हिसाब से देखा जाएगा कि हमें किस तरह से राजनीतिक लाभ मिलेगा, उसी दृष्टि से जो है वो जिम्मेदार आदमी को खोजेंगे। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया आप देख ही रहे हैं कि एक पहलवान लड़कियां जो है वो अनशन धरने पर बैठी प्रदर्शन करने लगी। आप माने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि कोई भी लड़की आकर कह रही है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है और वो आदमी गिरफ्तार नहीं होता, उस पर कार्रवाई नहीं होती।
तो जहाँ इतनी देरी होती है तो वहाँ रेल में कहाँ से कोई जिम्मेदारी लेगी। और ये सारे मीडिया तो पहले एक मार्गदर्शक हुआ करता था, वो लोगों को भी जगाता था, सरकार से भी सवाल पूछता था। आज ना मीडिया लोगों को जगाता है और ना सरकार से सवाल पूछता है। मीडिया कठपुतली बन गई है। तो कठपुतली बन गए हैं तो उनको जो है सत्ता में भागीदार बनाए रखने वाले शब्दों को ही व्यक्त करते हैं, उन्हीं सब बातों को वो प्रचारित करते हैं। वो ना लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को जागरूक नहीं करते बल्कि लोगों को भटकाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मीडिया बहुत ही, और ये तो समझिए कि सोशल मीडिया है तो थोड़ी बहुत सच्चाई लोगों को पता चल जाती है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को सच्चाई जानने का मौका भी मिलता। यहाँ तो जो मेन मीडिया है, जो मुख्य मीडिया है या मुख्य धारा की मीडिया है, उसमें ज्यादातर लोग जो है सत्ता की जय जयकार करने में लगे रहते हैं। वो वही सब विमर्श चलाते रहते हैं जिससे कि सत्ता सुरक्षित रहे, सत्ता में विराजमान लोग सुरक्षित रहे, उनको जनता से जी लेना देना भी नहीं है। तो रही बात जहाँ तक रेल की बात है, तो आज रेल, पहले तो महात्मा गांधी ने जो है रेल का विरोध भी किया था कि ये रेल जो है लोगों को विस्थापित करने का बहुत बड़ा माध्यम है, लोगों को अपने घर से पलायन करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। और सचमुच में अभी मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ से ट्रेन चलती है सूरत के लिए। तो मुझे लगा कि हमारे इलाके के लोग इतने कहाँ पर्यटन के दिलचस्पी हो गए, पर्यटन की प्रति इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई जो कि सूरत के लिए ट्रेन नहीं। वो सूरत के लिए ट्रेन बिहार से मजदूरों को सूरत ले जाने के लिए है, जेसीबी मशीन चलाने वाले मजदूरों को ढोने के लिए ट्रेन है। तो जहाँ लोगों को लगता है कि हम तो ट्रेनों को इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूरों को ढोने के लिए, यानी सरकार को जिम्मेदार होना होगा। और सरकार जी अगर जिम्मेदार नहीं है, मीडिया अगर जिम्मेदार नहीं है, तो फिर लोगों को जो है अपने हाथ में, अब जैसे राजनीतिक चर्चाएं बहुत होती है, आज से 30 साल पहले लोक शक्ति की बातें होती थी, लोगों को जगाने की, लोगों को संगठित करने की बात होती थी। आज लोक शक्ति है ही नहीं, लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, बेवकूफ नहीं बनता है तो उसको खरीद लिया जाता है, और खरीद अगर वो बिकने के लिए तैयार नहीं है तो उसको डराया जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ऐसी दुर्घटनाएं, ये तो रेल दुर्घटनाएं हैं, बहुत सारी मानसिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे विचारों की दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी तो प्रसून जी। हाँ हाँ जी हमारे साथ डॉक्टर शिप्रा जी भी जुड़ी हुई है। वो समाजशास्त्री हैं और जो समाजशास्त्रीय एंगल है घटनाओं के ऊपर अपने समझ विकसित करने का, तो प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से लाया गया और जिस तर्क के साथ लाया गया कि इसमें अकाउंटेबिलिटी तय होगी, इसमें जो है सरकारी करण से जो नुकसान होता था कि समय पर रेलवे का ना चलना, घटनाओं में बढ़ोतरी होना, तो हमने देखा है पिछले 10 साल की ये सबसे बड़ी हादसा है। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन के जो तर्क थे, अब देखिए जिस तरह से अनस्किल्ड लेबर की बात हो रही कि सरकार में रेलवे में जिस तरह के लेबर की एडहॉक वैकेंसियां निकाल करके और उनको बिना किसी ट्रेनिंग के साथ उनसे काम करवाया जा रहा है, और जिस चूक की बात रेलवे के तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ के जो लोकल काम करने वाले जो वर्कर हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए जो जिस सुविधा का लाभ हर लोग जो जिसको ज्यादा काम किया जाता है, जिससे ज्यादा काम करवाया जाता है, उसकी चूक से इतनी बड़ी हादसा हुआ जो एक ट्रेन से नहीं लगभग 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है। तो इसको एक व्यापक तौर पे समझा जाए कि एक तो पहला ट्रेनिंग की कमी, जिस तरह के लेबर को कम पैसों के साथ रिक्रूट किया जा रहा है, तो इसमें जो समाजशास्त्रीय पक्ष है लेबर से लेके और सरकार तक,
उस पक्ष को कैसे हम समझें, तो डॉक्टर सिप्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि उस पक्ष पर अपना प्रकाश डालें। जी। अब रणदीप जी, पहले सर्वप्रथम मैं अपना नमस्कार, सादर नमस्कार यहाँ पे उपस्थित सबके लिए अर्पित करूंगी। रहेगा प्रोफेसर आनंद कुमार सर से, क्योंकि सर ने मुझे रैदर कांटेक्ट करने की कोशिश किया था। एक्चुअली मैं खुद बालेश्वर से, हादसा यहाँ पे हुआ है, उसके वजह पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बहुत व्यापक रूप अफेक्टेड हो गया है, जिसके वजह से कि हम लोग जिस दिन प्रोसेस मतलब हमारे साथ ये एक और एक समाजशास्त्र की छात्र तकनीकी दिक्कत आ रही है। सिप्रा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सिप्रा जी अदृश्य हो गए हैं। हाँ, शायद नेटवर्क का इशू है। तो मैं डॉक्टर सुरेश खैरनार जी से निवेदन करूंगा। डॉक्टर खैरनार काफी लिखते रहते हैं समाज की दिशा के ऊपर। तो डॉक्टर खैरनार जी, आप इस हादसे को कैसे देखते हैं, और एक राजनीतिक सामाजिक एक्टिविस्ट होने के नाते आपको इस घटना के पीछे का कारण में क्या दिखता है, इसके ऊपर आप अपना विचार रखें। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, क्योंकि अब दिखाई नहीं पड़ हाँ आवाज खैरनार जी आ रही है आपकी। हाँ, हाँ, दिखाई। तो खैर एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें का एक सबसे बड़ा चिंतनीय पक्ष जो है, सरकार की प्रायोरिटी जिस ढंग की पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ है, वंदे मातरम और क्या क्या नाम से, और उसमें सेफ्टी वाला पार्ट जो है वो 130, 140 या 150 क्या क्या स्पीड की गाड़ियों की बातें एक तरफ किए जा रहे हैं। अभी एक लाइन में शायद कुछ तो भी और भी वंदे मातरम या कौन सी ट्रेनों का उनका अपना मामला है। लेकिन हमारी रेल पटरियों के बारे में और सेफ्टियों के बारे में ये जो भी अभी लगातार मीडिया में मैं देख रहा हूँ, भारत के रेल पटरियों की स्थिति विश्व के रेल पटरियों की तुलना में बहुत ही संगीन लेवल पर है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का कहना है। और उसकी तरफ ध्यान देने के बारे में रेलवे के संबंधित लोगों ने समय समय पे रेलवे मंत्रालय के और सरकार के नज़र में लाने की कोशिश की, लेकिन उसको अनदेखा किया गया। ये भी एक आरोप मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों को करते हुए देखा हूँ। अगर ये बात सही है तो सरकार की प्रायोरिटी क्या है, ये उस पर से पता चलती है। और इस हादसे में अभी सीबीआई को, रेलवे के इतिहास में मुझे अभी तक के जो भी एक्सीडेंट्स की इंक्वायरी की बात याद आ रही, उसमें रेलवे की खुद की यंत्रणा है, उनके अपने सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट्स है और उनके एक्सपर्ट्स है। वो सब रहते हुए सीबीआई को देने का, क्योंकि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी वर्तमान बीजेपी ने ही खुद पोपट बोल के कांग्रेस के समय से ही सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क किया है। और वर्तमान समय में सीबीआई का या सभी एजेंसीज का इस्तेमाल जिस ढंग से वर्तमान सत्ताधारी दल कर रहा है, तो इसमें अचानक सीबीआई को रेलवे मंत्रालय में के खुद के एक्सपर्ट और सब रहते हुए सीबीआई को उतारने का कोई तुक नजर नहीं आता है। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाकर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो मुझे वो 26 फरवरी 2002 का गोधरा स्टेशन का उनका वक्तव्य याद आता है, क्योंकि वहां भी उन्होंने बगैर कोई इंक्वायरी किए, बगैर कोई बातें
वेरीफाई किए, यही जुमला दोहराया था, बख्शा नहीं जाएगा करके। अब मुझे गोधरा की 20 साल पहले की घटना को, 21 साल पहले की घटना को नजर के सामने ताजा हो गई। अब मुझे ये डर लग रहा कि कहीं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कलर देकर उसमें भी अपनी राजनीति करने की बात, जो बीजेपी की आदत है, पुलवामा से लेके दुनिया भर की बातों में भी उन्होंने राजनीति की है। और सत्यपाल मलिक जी ने तो अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है ये सब बातों के बारे में। तो बालासोर की घटना, पहले तो मुझे अपने खुद के मन में लग रहा था कि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट को इसीलिए एक्सीडेंट बोला जाता है कि वो हो गया भाई। लेकिन अब ये जो उसको दुनिया भर के जो अलग अलग ये दिए जा रहे हैं, इसमें डाउट आता है कि इसका राजनीतिक लाभ इसमें भी शायद बीजेपी उठाती है क्या, ये डर मुझे लग रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति की जो शैली है, वो अब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से लेके प्रधानमंत्री के 9 साल के पूरे अनुभव के बाद में वो हर बात को राजनीतिक रूप से कैश करने की जो एक बीमारी के वो शिकार है। तो ये एक्सीडेंट को भी वो राजनीतिक रूप से कैश कर सकते हैं, ये भय मुझे सता रहा है। और मुख्य रूप से सीबीआई को उतारने के कारण। जी सुरेश जी। जी बहुत धन्यवाद। मैं नलिन रंजन जी से सवाल एक पूछना चाहता हूं कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की वैकेंसी रेलवे की है, बाकी है, और ये तो सिर्फ 2018 के बाद की आंकड़ा है। उससे पहले भी हम देखते हैं कि रेलवे की वैकेंसी बहुत दिनों तक नहीं हुई। तो क्या आपको इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की कर्मचारियों की कमी, और दूसरी तरफ जो रेलवे की डी क्लास में काम करने वाले मजदूर की तरह काम करने वाले लोग हैं, उसको ओवर टाइम भी कराया जा रहा है, तो क्या व्यापक तौर पे अगर हम इस घटना को समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या आपको ये पक्ष भी दिखता है? जी। हाँ, मैंने तो कुछ टीवी डिस्कशन में कुछ रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर्स को सुनने का मौका मिला, जो उन्होंने बहुत फ्रैंकली ओपनली कहा, जो आपने बात कही कि ये 2 लाख लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप वहां देखें कि लोगों को 12-12 घंटा, 16-16 घंटा, 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, एंड लोगों को बस सालों साल छुट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि बिकॉज इतना शॉर्टेज ऑफ हैंड्स हैं। उस प्रेशर में ऑब्वियसली उनका ये है कि लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी खो जाते हैं। यू कैनॉट ब्लेम देम कि जिनको इतना काम करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो है, दिस इज दी जो क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी जो है, यही बात जैसे बाकी स्पीकर ने कहा कि सेफ्टी का इश्यू है। आपने जितने इंक्वायरी के बाद एक कमीशन बैठे, सारे कमीशन ने कहा कि देयर शुड बी ए railway safety authority because safety is of prime importance। तो एक स्पेशल रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी जो कि एंटायर सेफ्टी मैकेनिज्म को मॉनिटर करे और उसका इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स क्या लेना है उसको सरकार के पास रखें। लेकिन ये सेटअप ही नहीं हुआ, जो भी बाकी सजेशंस आए हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज नॉट, दैट डजंट मेक न्यूज, दैट डजंट मेक एन इवेंट। एंड इसलिए सरकार का है कि नया ट्रेन करो, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे तो उससे इवेंट का ये पता चलेगा। आप ये देखें कि इसमें उन्होंने कहा कि रेलवे सेफ्टी का, ठीक है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, वो सिविल एविएशन मिनिस्टर के अंडर में है, वो इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। चलिए,
कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, कंप्लीट किया, उसके क्या फाइंडिंग है? वो फाइंडिंग तो जनता के सामने बताया नहीं गया। मे बी फाइंडिंग में कुछ ऐसा चीज आया है जो ये सरकार के खिलाफ जाता है, रेलवे मिनिस्ट्री के खिलाफ जाता है, रेलवे के टॉप ऑफिशियल के खिलाफ जाता है, एंड इसीलिए वो इसको सीबीआई को डाल दिया कि लेट सीबीआई नाउ इंक्वायर, क्योंकि इसका तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। सीबीआई विल डायलेट ऑन इट फॉर 1 month, 2 months, 3 months, then the photos will go away, then everything will be pushed under the carpet. ये जो इशू है, जो काइंड ऑफ सेफ्टी प्रीमियम जो हमारे सिस्टम से बाहर हो गया है। अभी तो एक रेलवे ऑफिशियल कह रहे थे कि जितना हमारा ट्रैकिंग कैपेसिटी है, ट्रैक को अगर आप मॉनिटर करें तो दुनिया भर में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 90% होता है। 80% आइडियल है, इन्हें मैक्सिमम 90% होता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसहैप। इंडिया में दैट इज हैपनिंग 125%। इससे कि we are this such a accident of this magnitude was waiting to happen. अब कह रहे 10 साल नहीं, ये तो पिछले 30 साल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा एक्सीडेंट जिसमें 3 ट्रेन का कोलिजन से सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इसके पहले ज्यादा लोग जो मरे थे, ठीक है, ये जो बिहार में मरे थे, बट उसका ब्रिज कोलैप्स कर गया था एंड द ट्रेन जो पूरा रिवर में डूब गया। उसी से 800 लोग जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे वो डूब के मर गए। बट इस तरह का ये जो ट्रेन का कोलिजन्स जिसमें कहते हैं हमारा फेल सेफ इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एंड दैट फेल सेफ इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल्ड, एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? Commissioner for Railway Safety should have given the answer, must have given the answer, लेकिन उसको दबा के रखा जा रहा है क्योंकि रेलवे का जो पर्दाफाश कर देगा, इसलिए the case has been handed over to CBI। बहुत बहुत धन्यवाद। सिप्रा जी से हम दोबारा कनेक्ट हुए हैं। तो सिप्रा जी, मैं आपसे वही सवाल दोहराना चाहूंगा जो समाजशास्त्रीय पक्ष है। सबसे ज्यादा गरीब जो जिनको लंबी दूरी का सफर करना है उसके लिए ट्रेन से बेहतर सुविधा कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं देती है। सबसे ज्यादा गांव के लोग ट्रेन से सफर करते हैं, सबसे ज्यादा मजदूर ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन इन लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास 9 के बराबर लोगों के पास जीवन बीमा या जीवन सुरक्षा होता है। जब उनकी देहांत होती है तो इसमें सरकारों की क्या भूमिका होना चाहिए उसके परिवार के उत्थान के लिए? और दूसरा, जो ये जिस तरह से इतनी मास स्केल पे हत्याएं, मतलब एक तरह से आप कहिए कि ये जो डेथ्स होते हैं, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है? और इसमें जो एक सामाजिक विषमता का पक्ष है, उसमें जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो आप एक समाजशास्त्री हैं और समाजशास्त्रीय दृष्टि से इस घटना को आप कैसे समझाएंगे, उस पर अपना विचार प्रस्तुत करें। जी जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, देखिए, ये जो घटना घटी है इसमें जैसे हम लोग आज यहाँ पे विचार कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कई सारे मुद्दे इसमें उठ के आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिम्मेदारी किसकी है, भागीदारी किसकी है, कौन आगे आके कहना चाहिए किसको कि हाँ ये जो हादसा हुआ है इसके जिम्मेदार हम हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम स्पेस हम देख रहे हैं जहाँ पे कि हम एग्जैक्टली कोई भी आके या फिर रेलवे खुद भी इस चीज को मुकम्मल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर दे आर नॉट इन दैट पोजीशन टू कम अप विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि क्यों ये चीज घटी है, पहली बात। दूसरी बात है कि एज ए सोशियोलॉजिस्ट एंड हम सब जो हमारे सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स है,
हम सबको ये पता है कि जब बड़े पैमाने में एक डिजास्टर होता है, उसको मैनेज करना भी चैलेंज होता है। और ये एक तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बिगेस्ट ट्रेजेडी हुआ है, जिसमें कि डेथ टोल्स जो नंबर बताए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अधिक हुआ है। क्योंकि मैं खुद बालेश्वर से हूँ, I have been in touch with this entire incident and our university has been sending volunteers to that particular accident place. तो हम बहुत क्लोजली जड़ित थे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी केसेस है जो लॉस्ट है, निखोज जिसको बोलते हैं। They are not within the list of dead bodies. They are not within the passenger list because the train were overcrowded. So the amount and the number of death tolls which have been told बहुत कम है। उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे, अगर प्रॉपरली कोशिश करेंगे जानने के लिए, ये जरूर इट हैज बीन मोर देन 1000 एंड प्लस। मैं तो ये बोलूंगी कि 2000 तक भी चला गया होगा, क्योंकि आप एक तरह से कोई पैरामीटर ही नहीं निकाल रहे हो जिससे कि आपको पता चल पाए कि टोटल नंबर ऑफ डेथ टोल्स क्या हुआ होगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जिस तरह से मीडिया का अपीयरेंस हो रहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए और डिजास्टर के लिए हमारे सारे पॉलिटिकल टॉप पोजीशंस के जितने हमारे मिनिस्टर्स है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, वो दिन रात लग के उसको रिज्यूम करने के लिए वहां पे है। बट उस एंटायर प्रोसेस में, जिन्होंने हमारे पहले भी यहाँ पे डिस्कशन में बोल रहे थे कि एक जो व्यक्तित्व होता था, पहले पोस्ट के साथ व्यक्तित्व होता था, उसलिए लोग जानते थे। अभी जब लोग जान भी गए हैं कि जो लोग हैं वो लोग एक तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं आ रहे हैं, और मीडिया का कवरेज भी एक तरह से मिली हुई है, क्योंकि मीडिया इज ऑल्सो गिविंग ए काइंड ऑफ माइलेज टू व्हाट दे आर डूइंग एज ए प्ली टू कवर अप व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन दैट इज नॉट बीन एक्सप्लेन कि ये चीज क्यों हुई है। एंड अगर आप इस एक्सीडेंट का ग्राउंड रियलिटी तक जाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे लोगों की डेथ किस तरह से हुआ है। देखिए, एक सोल जब डिपार्टेड हो रहा है, इट्स लाइक एक्सीडेंट। लोगों का डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जब वो कोच ऊपर चढ़ गया है उसके वजह से जो तार है, इलेक्ट्रिक का तार, वो टूट गया है। तो लोगों के डेड बॉडीज जाके पैर के ऊपर के डाइयों पे लटका हुआ है, एंड इट हैज बीन कंप्लीटली ब्रूइस्ड। एंड कुछ लोग हैं जो कि जमीन के नीचे गड़े हुए हैं, कुछ उसके क्रैश में गड़े हुए हैं। सो इट इज ए कंप्लीट मैसिव ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशन। तो इस तरीके का जो हायर लेवल का एक्सीडेंट है उसको एड्रेस करने के लिए जो एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और एक तरह से आंखों के सामने एक ब्रूटल रॉबरी हो रहा है, मैसिवली ओपनली, एक तरह से कहा जाए तो सिविलाइजेशन का मर्डर हो रहा है। लेकिन हम लोग एक ऐसे पोजीशन में है कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू डू मच डिफरेंस। एंड द अदर डे आई वाज हैविंग डिस्कशन इन वन ऑफ द ओडिया न्यूज चैनल्स, जहाँ पे कि ये बात चल रही थी, जैसे रणदीप जी ने बोला कि जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का एक सबसे सुविधाजनक उपाय होता है रेलवे। आपके जानकारी के लिए अगर मैं डिस्कशन करूंगी, आज शाम को 7 बजे के करीब और एक एक्सीडेंट हुआ है जाजपुर स्टेशन में, जहाँ पे कि 6 श्रमिक जो थे वो रेलवे पर काम कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर, और कुछ कारणवश वहां पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, वहां के आसपास के एरिया में वो लोग थे और मालगाड़ी उन पे चढ़ी हुई है। ऑल 6 or 7 of them are seriously injured। तो ये जो एक्सीडेंट्स है, वो एक्सीडेंट्स यहाँ पे, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सीडेंट, बट जो माइनर एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं वो भी फॉलो अप एक तरह से कंटिन्यू ही हो रही है और कंटिन्यूअसली उसको कवर अप करने की कोशिश चल रही है। तो जो कॉमन मैन है, अभी उसको हमेशा ये लगेगा कि हाउ कैन आई गो फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब इतनी बड़ी तरीके से हादसा हो रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन को रिलाय कर सकते हैं। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको कि हमें आगे सोचना चाहिए। एंड एज ए सोशल साइंटिस्ट आई मस्ट से दैट द ट्रॉमा व्हिच द जवान्स एंड एनडीआरएफ रेस्क्यूअर्स हैव फेस्ड in terms of blood, in terms of death, and in terms of traumatizing situation, they also need counseling.
because without a proper counseling process of all the rescuers, it is again a kind of threat to the human civilization. क्योंकि जिस तरीके के सिचुएशन में उन लोगों ने डेड बॉडियों को निकाला हुआ है, उसके बाद hallucinating, continuous hallucination हो रहा है, they are not in a balance of their mental state. So as a social scientist and psychologist, we have to also think about these people, जो फोटोग्राफर जिन्होंने 288 बॉडीज के फोटोग्राफ्स खींचे हुए हैं, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, he was literally crying because जिस तरीके की पोजीशन में आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने फोटोज खींची हुई है, उसके वजह से भी he is also traumatized. So it is a whole trauma which is circulating within the human civilization, and it is high time that we must address these issues, right, starting from politics to mental health to social situation to economic condition. All these things are linked with each other, and it's high time that we must understand the situation and address it. Thank you very much. बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। आपने जिस तरीके से समाजशास्त्रीय पक्ष के साथ इस घटना का आपने मूल्यांकन किया, वो बहुत ही सोचने वाला विषय है कि जिस सरकार का पूरा ध्यान स्पीड पे हो, सेफ्टी के बजाय, जिस सरकार की पूरी ध्यान बुलेट पे हो, सेफ्टी के बजाय, जिस सरकार का पूरा ध्यान बड़ी कंपनियों के बड़े प्रोजेक्ट जो बुलेट ट्रेन के नाम पे लाखों करोड़ों का आ रहा है, और उसमें किसका प्रॉफिट होगा, तो एक बड़े पूंजीपति वर्ग का होगा, और उस पे सबसे ज्यादा जिस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट जिस तरह की इकोनॉमी चलेगी, तो इसको आपने व्यापकता के साथ समझाने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिंद मजदूर सभा के मार्गदर्शक और सेनापति हरविजन सिंह सिद्धू साहब हैं। तो मजदूर आंदोलन की साधना के साथ ये काम करते हैं। तो मजदूर आंदोलन का क्या पक्ष है, और रेलवे मेंस एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी हैं, तो उसका क्या पक्ष है, तो उसके लिए मैं आदरणीय हरभजन सिंह सिद्धू साहब से निवेदन करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने मौका दिया इस बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर अपनी बात रखने के लिए। जो पिछले 9 साल से हमारे देश में सरकार चल रही है, उसका एक ही एम है कि कैसे पैसा कमाया जाए, और जो एक संवैधानिक तौर पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने बिफोर इलेक्शन मैनिफेस्टो में कमिटमेंट की हुई है देश के नागरिक के साथ, उसको पावर में आने के बाद ताक पे रखकर जितने भी बड़े घराने पूंजीपति हैं या विदेशी कंपनियां हैं, उनके साथ बिल्कुल सांठगांठ करके देश को लूटने का जो एक इन्होंने अपनी पॉलिसियों का निर्धारण किया है, उसमें भारतीय रेलवे जो कि देश का नहीं दुनिया का इस वक्त 4थे नंबर पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इन्होंने जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से इन्होंने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से बदलकर उसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। और जब एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को आप कन्वर्ट कर देंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक ही ध्येय रह जाता है कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए। और इन्होंने आते ही जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके जितने भी उनको कंसेशन मिलती थी, जो कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको उनका देखरेख करना, और जो भारतीय रेलवे के ट्रेन में उनको कंसेशन देना, वो सब इन्होंने विड्रा कर लिए। और इनका एक ही ध्येय है कि भी किस तरीके से पैसा कमाया जाए। उस पैसा कमाने के लिए ये इन्होंने बहुत ज्यादा वैगनों के लंबे गुड्स ट्रेन चलाने शुरू कर दिए, और उसमें इतना हैवी लोड अलाउ कर दिया कि जिसके उसके जो लोड एक्सल है उसके ऊपर इतना जबरदस्त वेट पड़ने लगा कि जिसकी वजह से ट्रैक और इंजन और वैगन्स का वेयर टेयर जो है बहुत बुरी तरह से गिरने लग गया। उसका मेंटेनेंस के लिए समय ही नहीं है जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास, क्योंकि हर 5 मिनट में 2 मिनट में गाड़ियां एक के ऊपर एक लगी हुई हैं। तो इसलिए अगर ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका भयंकर इंतजाम जो नतीजा हमारे सामने है, जो इस वक्त बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि अगर आप पहले कभी रात में ब्लॉक देने की बात आई थी कि रात में नाइट शिफ्ट में ब्लॉक दिया करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ट्रैक का मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली ओवरऑलिंग वगैरह सब कुछ कर लेगा, ऑयलिंग भी जो गेयर की करते हैं वो भी कर लेगा, परंतु ट्रेन का रुके ना और उसमें रेल का चक्का दौड़ता रहे और पैसा कमाते रहे, तो अल्टीमेटली ये मशीन है कहीं ना कहीं तो ड्रेल होगी। और ये कहेंगे ह्यूमन फेलियर है, मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये ह्यूमन फेलियर नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है कि अगर आप रेलवे के अंदर पिछले 20 साल से रिक्रूटमेंट पर बैन है, भर्ती पर कंप्लीट बैन लगा रखा है और इतना मैनिफोल्ड वर्क इंक्रीज हो गया है कि आप उसके ऊपर स्टाफ की अगर भर्ती नहीं करेंगे और सालाना 3% एम्प्लॉयों को सरेंडर करेंगे और जितनी भी उनको एक्टिविटीज हैं कोर और नॉन कोर में बांटकर नॉन कोर एक्टिविटीज सारी आप प्राइवेटाइज कर देंगे और उसके बाद कोर एक्टिविटीज के ऊपर भी इन्होंने प्राइवेटाइज करने का काम कर दिया। अभी ऑन बोर्ड सर्विसेज जितनी भी ट्रेन में है वो सारी की सारी प्राइवेट हाथों में है, चाहे वो पेट्रोल सप्लाई का काम है, चाहे वो क्लीनिंग का काम है, चाहे एसी मेंटेनेंस का काम है, ट्रेन के ऊपर सारा का सारा काम जो है ये इन्होंने प्राइवेटाइज किया है। और हमारे देश के मुखिया ये बोलते हैं कि हमारे को कंपटीशन में उतरना चाहिए और ये गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे से भारतीय रेलवे बनी है, तो सिर्फ अपना गवर्नमेंट ही इसका पैसा ना कमाए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी इसमें अलाउ किए जाए, वो इन्होंने 8-9 साल से अलाउ कर दिए हैं और कंप्लीट रिक्रूटमेंट पर बैन किया हुआ है। एक एक एम्प्लॉय 12-12 घंटे काम कर रहा है और जो पैनल पर एएसएम काम करता है वो 6 घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहिए, परंतु उसको भी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कराया जाता है। सिग्नल वाले जो है वो भी 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। तो आदमी ये कहेंगे कि ह्यूमन फेलियर होगा, मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम फेलियर। अगर आप उसके अंदर रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, किसी को रेस्ट नहीं मिल रहा और आदमी ओवरबर्डन्ड है और वो अंडर प्रेशर काम कर रहा है और 1-2 मिनट के बाद गाड़ी आ रही है, तो किस तरीके से इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रेलवे जो 25,000 गाड़ी रोजाना चलाता है, 2.5 करोड़ देश की जनता को 24 घंटे सफर कराता है, 10 लाख उतर जाती है, 10 लाख उसमें चढ़ जाती है और ये तकरीबन 40-45 कंट्री की पॉपुलेशन को लेकर भारतीय रेलवे 24 घंटे में सफर कराती है। उसके अंदर अगर ये समझ रहे थे कि भी इसमें सिर्फ फोटो खिंचा लो, झंडी दिखा दो और अलग अलग नाम से गाड़ियां चला दो, कोई वंदे भारत से चला दो, कोई किसी नाम से चला दो, तो ऐसे गाड़ियों की झंडी दिखाने से भारतीय रेलवे नहीं चलेगी। भारतीय रेलवे के अंदर जो एक अभी तक की जितनी भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, हमारी जो एक्सीडेंट कमेटियों की रिपोर्ट है, जो हमारे मजदूर संगठनों ने इनको सुझाव दे रखे हैं, उन सुझावों पे तो बिल्कुल भी गौर ही नहीं कर रहे, ठंडे बस्ते में अब सब निकल के बाहर आ रही हैं। तो अगर आप इतने बड़े उद्योग में अगर उसके सुधार पर ध्यान नहीं देंगे, पैसा कमाने के ऊपर लगे रहेंगे कि किस तरीके से पैसा कमाकर अडानी रेलवे चला दो और दूसरों को अपना सारा काम सौंप दो प्राइवेट हाथों में, तो ये काम तो नजर ही आ रहा था कि कभी भयंकर एक्सीडेंट होगा और उसका हर्जाना जो है देश का नागरिक देगा। तो उसमें ना तो कोई बड़ा बड़ा मंत्री, ना कोई और बड़े अधिकारी, वो तो सब बाई एयर जाते हैं और भारतीय रेलवे में ट्रेवल करने वाला मिडिल क्लास है या लोअर क्लास का गरीब आदमी उसमें ट्रेवल करता है और इसके अंदर वही उन गरीब आदमियों की 300 आदमियों की जान चली गई, 900 आदमी हॉस्पिटल में अभी अपने इलाज के लिए पड़ा है ना, वहां पर भी प्रॉपर उनका इलाज नहीं हो रहा। तो ये बड़ा भयंकर परिस्थिति से रेलवे इंडस्ट्री तो गुजर ही रही है। मैं कह रहा हूँ कि सारे देश की इंडस्ट्री इसी तरीके से गुजर रही है, क्योंकि इन्होंने जैसे हमारा फौज का सामान जो बनाते हैं, रक्षा सामान, उसके 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इन्होंने 7 कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया। अभी वो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी उसके शेयर मार्केट में आएंगे, रातों रात कौन उसको, इनका कोई बड़ा पूंजीपति जो इलेक्शन में पैसे से फंडिंग करता है वो रातों रात उसका मालिक बन जाएगा। उनके पास 63,000 एकड़ लैंड है 41 फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े शहरों में है। पूना के अंदर तकरीबन 70% लैंड 5 फैक्ट्रियों के पास है। तो ये अपने जितने चहेते पूंजीपति जो एमपी एमएलए गधे घोड़ों की तरह खरीदने के लिए इनको फंडिंग करते हैं, ये उनके हवाले ये सारा प्रॉफिट मेकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और इस दर्दनाक घटना का अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो जो रूल कर रही है गवर्नमेंट, ये उसकी जिम्मेवारी है। और अभी ये कह रहे हैं कि पहली दफा सुना हमने,
मेरे को अपने ट्रेड यूनियन के 45 साल की ट्रेड यूनियन लाइफ में पहली दफा सुना कि भारतीय रेलवे का मंत्री जो खुद कॉर्पोरेट घराने से है, वो पहले कभी आईएएस था, फिर वो जी इलेक्ट्रिकल अमेरिकन कंपनी का एम्प्लॉय बन गया और उसको इंजन बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए 1000 लोकोमोटिव के। अब वो सीमेन का भी एम्प्लॉय रहा है, ये उसमें वाइस प्रेसिडेंट रहा है सीमेन में। तो अगर देश के अंदर बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के जो एक एम्प्लॉय रहे हुए हैं वो भारतीय रेलवे के मंत्री बन जाएंगे, तो ये चीजें तो हमारे सामने आनी है कि भाई देश का जो कमाया हुआ धन। जी हरभजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी व्यापक तरीके से इस घटना के विभिन्न आयामों को आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने रखा। अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए नलिन जी के पास और प्रसून लतान जी के पास आना चाहूंगा। तो नलिन जी, आप 2 मिनट में ये जो घटना है इससे क्या सीख मिलती है सरकार को और समाज को, और खासकर हमारे देश के जनता, करोड़ों जनता जो रेलवे में सफर करती है और करोड़ों जनता जो कभी ना कभी रेलवे में हमेशा सफर करने के लिए आतुर रहती है। जी देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि अभी प्रीवियस वक्त ने कहा कि ये स्थिति है कि हमारा जो प्रायोरिटीज कन्वोल्यूटेड है, जिसमें ये ट्रेन एक्सीडेंट में देखिए, ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हुआ, कौन लोग मरते हैं, जो गरीब लोग। उसमें एयर कंडीशन एसी कंपार्टमेंट्स का प्लेसमेंट ऐसे होता है कि कोई एक्सीडेंट फ्रंट में हो या बैक में हो, वो अफेक्टेड नहीं होंगे। वही उस दिन हम देख रहे थे टेलीविजन में, एक जर्नलिस्ट का बेटा, इनफैक्ट कटक में जर्नलिस्ट का बेटा, वो कह रहा था कि ये जब एक्सीडेंट हुआ हमारा बॉडी में तो कुछ नहीं था, हमारे 3 जो एसी बॉडी थे उसमें तो कुछ नहीं हुआ था, वो हम फिर पीछे जाकर के देखे कि ये बाकी जो स्लीपर एंड अनरिजर्व कंपार्टमेंट सब एकदम ध्वस्त हो गए थे। सो ये जो प्रायोरिटीज जो है, ये प्रायोरिटी को कैन वी चेंज। कॉमन मैन का लाइफ हैज बिकम चीप, कि वो मर सकते हैं 100, 200, 500, 1000 मर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। हमको जो रिलेटिवली बेटर ऑफ है उनको बचा के रखना है। इस देश में आंदोलन का जरूरी है, आंदोलन जरूरी है कि लोग रास्ते पे आए कि हम ये व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेलवेज में हेड्स मस्ट रोल, उसके लिए, बट जब तक लाखों लोग रास्ते पे नहीं आएंगे ये व्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी। We as citizens have to take a conscious role to make the government accountable. That's what is our challenge and our responsibility. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसून लतान जी, मीडिया की इसमें क्या भूमिका रहती है? मैं तो यही कहूंगा कि लोगों की शक्ति को जगाने की जरूरत है। जहाँ थोड़ा सा भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो तुरंत राजनीति में चला जाता है, तुरंत वो एमएलए एमपी बनने का सपना देखने लगता है। बिना ये सब सपना देखे लोगों की भलाई की बात को लेकर अगर संगठन बने, सामूहिक शक्ति खड़ी हो, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। वरना तो ये हमें राजनीति वाले हमेशा बेवकूफ बनाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे। अब देखिए, जमालपुर में बहुत तरह की ट्रेनिंग होती थी वहाँ रेलवे की, अब वो इंस्टीट्यूट जो है जमालपुर खोखला हो गया। तो क्योंकि जब तक कि सरकारों को यह नहीं लगेगा कि लोगों की नजर मुझ पे है, तब तक सरकारें संवेदनशील नहीं होती, जिम्मेदार नहीं होती। यहाँ मीडिया जो है लोगों का ध्यान भटकाती रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग जगेंगे तो मीडिया भी रास्ते पे आएगा और सरकार भी जिम्मेदार बनेगी। और पिछले 10-12 सालों से यह लग रहा है कि लोक शक्ति नाम का कोई अब संगठन भी नहीं होता, लोग जागते भी नहीं हैं। हर आदमी के राजनीतिक सपने हैं, हर आदमी। और
राजनीति जो है उसमें सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचार भी करते हैं। हरभजन सिंह जी ने भी और नल्ली रंजन जी ने कहा कि भाई सरकार की प्राथमिकता बदलनी चाहिए। अभी देखिए सचमुच में वो कह रहे हैं कि वहाँ खाना भी दिया जाता है, वो भी खराब खाना मिलता है क्योंकि वो प्राइवेट हाथ में है। क्योंकि लोग किसको कहेगा पकड़ के कि भाई तुमने यह गलत काम किया। वो जो वहाँ चादर दिया जाता है वो भी जो है प्राइवेट हाथों में है। स्टेशन पर जो सफाई है वो भी प्राइवेट हाथों में है। तो लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको लगता है कि अब मेरे बस की चीज नहीं है। पहले लोगों को लगता था कि नहीं, ये हमारी चीज है, हम इसको बचा के रखेंगे। अब तो वो सब लिखा भी नहीं जाता है रेल में कि भारतीय रेल जो है जनता की संपत्ति है। वो नारा भी अब रेल से खत्म हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ही जगना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे। नहीं तो न लोग बचेंगे न देश बचेगा। और मीडिया तो तभी बहुत जागरूक धन्यवाद, जिस पे गवाह बने। बहुत धन्यवाद। अब हरभजन सिंह सिद्धू जी से निवेदन करूंगा कि वो मजदूरों की इसमें क्या भूमिका हो, और जो भी आपने रिफॉर्म की बात की है उसको लागू कैसे करवाया जाए। इसमें ट्रेड यूनियन से लेके रेलवे मेंस एसोसिएशन का क्या योगदान हो सकता है। जी इसमें देखिए, जो सरकार आम देश के नागरिक के वोट से बनती है, वो जो वायदे करके मैनिफेस्टो में आती है, उन मैनिफेस्टो को रद्दी की टोकरी में डालकर फिर वो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से डील करना शुरू कर देते हैं। और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो आम नागरिक के लिए जो सुविधाएं सरकार को संवैधानिक तौर पर देनी है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो हेल्थ सर्विस है, चाहे वो एजुकेशन सर्विस है, चाहे वो मकान बनाने का है, पोर्टेबल पानी देने की बात है, क्लीनिंग की बात है, ये सब इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पावर में चुन के आती हैं सरकारें। परंतु ये आते ही ये सारी एक्टिविटीज को बेचना शुरू कर देते हैं। अब भारतीय रेलवे में हर साल 1 लाख नौजवान को नौकरी मिलती थी, अब इन्होंने भर्ती पे रोक लगा रखी है पिछले कई सालों से। बजाय नौकरी 1 लाख नौजवानों को मिले भारतीय रेलवे में, और भारतीय रेलवे एक अच्छे ढंग से चले, उसको इन्होंने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, पहली सरकार है जिसने उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया कि पैसा कैसे कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए अगर आप फ्रंट एसएलआर जिसमें 8 टन का लोड जाता है, उसको अगर प्राइवेटाइज हाथों में दे दोगे किसी कंपनियों को, तो उसमें 8 टन नहीं लेके जाता, वो 10-10, 20-20 टन माल लेके जाता है। तो वो अगेंस्ट दी सेफ्टी रूल है और वो बहुत ही खतरनाक है एक्सीडेंट होने की वजह से, क्योंकि कभी भी जो वो उसको ड्रिलमेंट हो सकता है। तो लिहाजा मेरा तो इसमें यही कहना है कि जो ट्रैक का अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, आप इसको सीधे लेमैन की हैसियत से, अगर आप स्कूटर रखते हैं या कोई साइकिल रखते हैं या कोई कार रखते हैं, अगर उसको सर्विस स्टेशन पे 2 महीने 6 महीने बाद नहीं भेजेंगे तो रोड पे रुक जाएगी वो गाड़ी, वो खंडर होकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर ट्रैक का मेंटेनेंस के लिए समय नहीं बांधेंगे, ये 24 घंटे चक्के को चलाना समझेंगे, तो उसका भयंकर परिणाम होगा जो देश की जनता के सामने और दुनिया देख रही है। जो ये बालासोर का एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट है, और इसका टोटल फेलियर गवर्नमेंट का फेलियर है, उनकी पॉलिसीज का फेलियर है। तो इसलिए लिहाजा हम तो प्रेशर बना ही रहे हैं। हमने अभी पूरे 10 मजदूर संगठनों ने पिछले 8-9 साल में देश के अंदर 5 बड़ी हड़तालें की हैं और पूरे देश को मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर आप, मैं एक एक सेक्टर बोलूँ, आपके पास समय हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी कोल माइंस हैं, कोल माइन हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब ये उनको बेचने पे लगे हुए हैं। अभी इन्होंने आदेश इशू कर दिया कि 3% उसका जो शेयर मार्केट में आ जाएगा। तो अगर ये अपने जो इनको इलेक्शन में चंदा देते हैं, जिनके चंदे से ये वोटों को खरीद कर या चुने हुए एमपीओ को किसी भी टिकट पर उसको अपनी पार्टी में मिलाने का काम करते हैं, उन्हीं के हाथों में देश को बेचा जाएगा। तो वो तो देश के अंदर इसी तरीके का काम होगा। आप देखिए गुजरात में जिस तरीके से वो पुल टूटा है, इसी तरीके से हर जगह पर अगर सेफ्टी को इग्नोर किया जाएगा तो आम नागरिक उसका जो है वो उसका शिकार बनेगा, उसके ऊपर ही ये बिपता टूटेगी। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के नागरिक को जगाया जाए और एक मूवमेंट देश के अंदर खड़ी हो जो चुनी हुई सरकार की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो उससे चूक करती है और अपने निजी इंटरेस्ट की वजह से देश को बेचने का काम करती है, तो देश किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। इसको, देश को आजादी के दिलाने के लिए लोगों ने, लाखों लाखों लोगों ने कुर्बानियां की हैं। उन कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए
हमारे को भी जागरूक रहना है और देश के आम नागरिक को भी जागरूक करना है, ताकि जो सरकारें हमारे आज चुनी गई हैं वो गलत रास्ते पे ना चले। ये मेरा सुझाव है। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोग, नलिनी जी, रसूल लतान जी, हरभजन सिंह सिद्धू जी, शिप्रा जी, सुरेश खैरनार जी, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो घटना हुई, इसके पीछे जो लेसन्स थे, जो सीख थी, उसके बारे में भी आप लोगों ने बताया। और इस समस्या के जड़ में जो प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल है और जो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की भी बुनियाद है, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया। और खासकर नलिन जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे घटना को समझाने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समता मार्ग वीक में 3 दिन का डायलॉग रखती है, और पहला डायलॉग आपने देखा महिला खिलाड़ियों के आंदोलन पे, दूसरा डायलॉग आपने रेलवे की जो बड़ी त्रासदी हुई उसके ऊपर देखा, तीसरा डायलॉग आपको संडे में जो संचालक हैं समता मार्ग के राजेंद्र राजन जी, उनके द्वारा संस्कृति और साहित्य के ऊपर सुनने को मिलेगा। और समता मार्ग हर दिन दैनिक न्यूज छापने का काम करती है। अगर किन्हीं साथी को ये न्यूज वीकली नहीं डेली न्यूज की आवश्यकता हो, और आवश्यकता तो सबको होती है न्यूज की, तो एक व्हाट्सएप नंबर है 7080963929। इस पे आप, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 7080963929। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डेली अपडेट मिलेगा समता मार्ग के न्यूज का। बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर आज जो हमारे विशेषज्ञ साथी जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से समता मार्ग का आप मदद करते रहेंगे भविष्य में, ऐसी आशा है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गौतम जी।